हेलो एवरीवन। तो आज हमारी इकोनॉमिक्स की 7वीं क्लास है और पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे कि इन्फ्लेशन क्या होता है और इन्फ्लेशन के बारे में हमने थोड़ा बहुत पिछली क्लास में देखा था। फिर हमने देखा था कि आज हम इन्फ्लेशन से रिलेटेड कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स और इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए हम क्या क्या इंडेक्सेस वगैरह यूज़ करते हैं उस सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देख रहे थे कि इन्फ्लेशन जो होता है वो महंगाई होती है, यानी कि कीमतों का घटना बढ़ना। अब इन सबको मेजर करने के लिए हमारे पास कोई इंडेक्स तो होना चाहिए, कोई ऐसा मेथड तो होना चाहिए जिस हिसाब से हम इनको ट्रैक करें। ठीक है, तो वो मेथड हमारे पास क्या 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 जो जो मेथड्स हम यूज करते हैं इन प्राइसेस को ट्रैक करने के लिए, इन्फ्लेशन को ट्रैक करने के लिए, अब हम उन मेथड्स को देखेंगे। ठीक है, कुछ इंडेक्सेस हमने बना रखे हैं। अब एक इंडेक्स क्या होता है? एक इंडेक्स होता है कि जिससे हम किसी चीज का घटना और बढ़ना तय कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास देखते हैं सबसे पहले कि प्राइस इंडेक्सेस क्या होते हैं। ठीक है, इंडाइसिस होता है, इंडेक्सेस का प्लूरल, इंडेक्सेस का प्लूरल इंडाइसिस होता है। ठीक है, अ प्राइस इंडेक्स इज द वेटेड एवरेज ऑफ द प्राइसेस ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन हमारे पास क्या है, अ प्राइस इंडेक्स। तो प्राइस इंडेक्स क्या होता है? ठीक है, इट इज द वेटेड एवरेज। ठीक है, वेटेड एवरेज क्या होता है? एक तो हम एवरेज निकालते हैं, सिंपल एवरेज, जैसे 5 चीजें हैं, 5 चीजों का कुछ हमें उनकी क्वांटिटी दे रखी है और फिर हमें एवरेज निकालना है कि एक की क्या एवरेज आएगी टोटल। ठीक है, लेकिन वेटेड एवरेज में क्या होता है, हम इन अलग अलग क्वांटिटीज को अलग अलग वेट असाइन करते हैं। जैसे कि हमारे पास, अगर सपोज कीजिए हमारे पास 5 प्लेयर्स हैं। ठीक है, हर प्लेयर ने एक पारी में 2 रन बनाए। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने रन हो गए? सॉरी, एग्जाम्पल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, रियली सॉरी, मैथ्स खराब है यार मेरा बहुत। ठीक है, तो हमारे पास 5 प्लेयर्स हैं, उन्होंने टोटल 10 रन बनाए एक इनिंग्स में। तो हर प्लेयर ने ऑन एन एवरेज कितने रन बनाए? तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 रन, क्योंकि 10 से हम 5 को डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर हमें बताया गया कि इनमें से किसी 5 में से कोई एक स्पेसिफिक प्लेयर है जिसके रन्स की वेटेज ज्यादा है, जिसका एक रन को हम 2 रन मानते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज। यानी कि एवरेज निकालते टाइम हमें उनकी वेट का भी ध्यान रखना है कि किस चीज की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम, ये एक बास्केट ऑफ गुड्स, रिप्रेजेंटेटिव बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, यानी कि हमारे पास कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का बंच है, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज है जिनको हमने सेलेक्ट किया है और उनके हम प्राइसेस को ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर हम वेटेड एवरेज क्यों लेते हैं? हम वेटेड एवरेज इसलिए लेते हैं क्योंकि हर चीज की अलग अलग वैल्यू होती है ना। डॉक्टर के पास आप डेली नहीं जाते हो, तो उस चीज को आप डेली में कंसीडर नहीं कर सकते। आपका कॉस्ट ऑफ मेडिसिन है, कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर है, उसको आप डेली के लिए कंसीडर नहीं कर सकते। वो वीक में एक बार होगा, ये मंथ में एक बार होगा। ठीक है, लेकिन जो खाने का खर्चा है, आप खाना खाते हो, वो आपको डेली खाना होता है, तो जो खाने वाला खर्चा है वो उतना ही ज्यादा उसका वेट होगा और हेल्थ केयर का वेट उतना ही कम होगा। ठीक है, इस हिसाब से हम प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। इंडिया में मेजरली हम 3 प्राइस इंडेक्स यूज करते हैं, पीपीआई, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। जो पीपीआई होता है उसको, उसकी फुल फॉर्म होती है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। इसकी बस इतनी इंपॉर्टेंस है एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि इसकी बस ज़्यादा से ज़्यादा फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ये जो दोनों हैं, सीपीआई डब्ल्यूपीआई, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपका डीए वगैरह कैलकुलेट होता है, और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन को हैंडल करता है, टैकल करता है, वो इन दोनों पर ही डिपेंड करता है मेजरली। ठीक है, अब आगे हम इन दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं कि डब्ल्यूपीआई और सीपीआई होता क्या है और उनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स हमारे पास क्या होता है कि ये इंडेक्स मेजर्स एंड ट्रैक्स द वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस ऑफ अ बास्केट ऑफ होलसेल गुड्स। अब जैसे कि हम हर डेफिनेशन के साथ करते हैं, हम इस डेफिनेशन में भी जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करते हैं। ठीक है, आप उन वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा। मैं आपको आज बता रहा हूं, कभी भी कोई भी किसी चीज की डेफिनेशन पढ़ो, और किसी भी चीज को आप नॉर्मली पढ़ सकते हो, लेकिन जब आप किसी चीज की डेफिनेशन पढ़ते हो तो हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है उस डेफिनेशन में, हर एक वर्ड। और ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि इस डेफिनेशन में क्या वर्ड नहीं है। ये तो इंपॉर्टेंट है ही है कि इस वर्ड में क्या, इस डेफिनेशन में क्या वर्ड है, लेकिन ये भी साथ ही इंपॉर्टेंट है कि इस डेफिनेशन में क्या वर्ड नहीं है। ठीक है, अब देखिए, आप जब डब्ल्यूपीआई देखते हैं तो दिस इंडेक्स मेजर्स एंड ट्रैक्स द वेटेड एवरेज ऑफ प्राइसेस ऑफ अ बास्केट ऑफ होलसेल गुड्स। क्या यहां पर सर्विसेज लिखा हुआ है? सर्विसेज लिखा हुआ है? इधर नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती हैं। यही हमारा दूसरा पॉइंट हमने यहां लिख रखा है। ठीक है, तो अब हम डेफिनेशन समझते हैं सबसे पहले कि
ये इंडेक्स क्या करता है, मेजर करता है और ट्रैक करता है। ट्रैक करने का मतलब कि कब घटा कब बढ़ा, मेजर करना मतलब मापता है कि फिलहाल कितना है, ठीक है, मापता है और ट्रैक करता है। किस चीज को ट्रैक करता है, द वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस, प्राइसेस के वेटेड एवरेज, यानी कि ये बास्केट है होलसेल गुड्स की। अब होलसेल में सर्विसेज तो हमारे पास होलसेल में नहीं बिकती हैं। आपको डॉक्टर ये तो नहीं बोलता कि भाई आप 50 लोगों को एक साथ लेके आ जाओ तो आपको 10 रुपए की छूट मिल जाएगी। मतलब जनरल जो सर्विस होती है वो आपको होलसेल भी नहीं मिलती है। सर्विसेज सिर्फ एक इंडिविजुअल डायरेक्ट जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उससे जाकर लेता है, लेकिन जो गुड्स होती हैं वो पहले फैक्ट्री से निकलकर होलसेलर के पास जाती हैं, होलसेलर के पास से रिटेल शॉप पे आती है, रिटेल शॉप से आप खरीदते हो, ठीक है। तो जो बीच में जो इंटरमीडियरीज हैं, यानी कि जहां से फैक्ट्री ने जिसको माल सप्लाई किया, जिसको फैक्ट्री ने अपना सामान बेचा, तो उसको हम बोलते हैं होलसेलर। और होलसेलर के लेवल पे जो प्राइस चेंज होता है उसको ट्रैक करने के लिए हम जो इंडेक्स यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। इसके अंदर जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उनकी वेटेज ज्यादा होती है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर फूड की वेटेज होती है, ऐसा नहीं है नहीं होती। सर्विसेज तो बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। फूड होता है लेकिन उसकी वेट कम होता है। अब उसका वेट कम होता है तो इसका मतलब जब हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं जो फूड प्राइसेस होते हैं उनका वेटेज हम कम लेते हैं, ठीक है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट इंडेक्स हमारे पास है सीपीआई। सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। ये इंडेक्स क्या करता है, दिस इंडेक्स मेजर्स द प्राइस लेवल्स ऑफ अ वेटेड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहां पर सर्विसेज था नहीं था, यहां पर सर्विसेज है द हाउस होल्ड एक्वायर फॉर डेली कंजम्पशन, ठीक है। यानी कि यहां हम उन गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस लेवल मेजर करते हैं जो कि हाउस होल्ड डेली कंजम्पशन के लिए एक्वायर करते हैं। यानी कि डेली किसी परिवार में एक घर में इस्तेमाल होने वाली जो वस्तुएं हैं उनके जो प्राइस इंडेक्स में चेंज आता है, यानी कि उनके प्राइसेस में जो चेंज आता है उसको मेजर और ट्रैक, यहां भी ट्रैक करता है, ठीक है, ट्रैक भी करता है ये। यानी कि सीपीआई की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो हाउस होल्ड यानी कि घर पे डेली या मंथली या वीकली इस्तेमाल होने वाली जो चीजें हैं, यानी कि जो रोजमर्रा की चीजें जिनको हम बोलते हैं, जो एक परिवार को सर्वाइवल के लिए हमेशा चाहिए ही होती हैं, जैसे कि खाना, एनर्जी, मेडिकल सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, ये एक एसेंशियल सर्विसेज हैं। मतलब इनके बिना सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं एक हाउस होल्ड के लिए, उनके प्राइस लेवल्स को ट्रैक करने के लिए और मेजर करने के लिए हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूज करते हैं। यानी कि यहाँ पर प्राइसेस किसके लेवल पर ट्रैक हो रहे हैं, कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता, उपभोक्ता के स्तर पर जो कीमतें मापी जाती हैं और उनको ट्रैक करता है, कौन करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई, ठीक है। इसमें सर्विसेज इंक्लूडेड होती हैं, इधर नहीं थी, ध्यान रखना। मोर वेटेज टू फूड, यानी कि इस वाले में हमने देखा कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में ज्यादा वेट किसका था, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का, यानी कि वो वस्तुएं जो फैक्ट्री में बनती हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स यानी कि सेकेंडरी गुड्स, सेकेंडरी गुड्स यानी कि जो सेकेंडरी सेक्टर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होती हैं उनके प्राइसेस को ज्यादा वेटेज कहां मिलता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स में, और फूड वाले को ज्यादा वेटेज कहां मिलता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। समझ गए, ध्यान रखना ये बातें, ठीक है। अब देखिए जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मेजर होता है। यानी कि जो क्यों होता है, क्योंकि जो महंगाई है, महंगाई की मार असल में पड़ती किसके ऊपर है, महंगाई का इफेक्ट होता किसके ऊपर है, क्योंकि बीच में जो फैक्ट्रीज हैं और जो होलसेलर हैं या जो इंटरमीडिएरी जितने भी हैं, वो तो अपना पैसा, जितने पैसे उनको उनकी लागत लगी है प्लस अपना प्रॉफिट वो कंज्यूमर को पास ऑन कर देते हैं। आखिरी में जो चीजें महंगी मिलती हैं वो असल में किसको मिलती हैं, कंज्यूमर को। यानी कि उपभोक्ता को ही चीजें महंगी मिलती हैं। महंगाई का असर हमेशा जो लास्ट फाइनल कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, उस पर ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब सीपीआई हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मेजर है, ठीक है। अब सीपीआई की हेल्प से ही हमारी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का डीए डिसाइड करती है। यानी कि जो जब आप जॉब लगेंगे तो आपको जो डीएनएस अलाउंस मिलता है, उस डीएनएस अलाउंस को डिसाइड करने के लिए भी सीपीआई यूज होता है। मिनिमम वेजेस जब हम डिसाइड करते हैं, यानी कि कम से कम किसी मजदूर को, किसी किसान को कम से कम कितनी इनकम होनी चाहिए, वो डिसाइड करने के लिए भी हम सीपीआई का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए सीपीआई ना स्पेसिफिक ग्रुप्स के लिए अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अलग अलग क्यों कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि एक शहर में रहने वाला इंसान,
एक गांव में रहने वाला इंसान, उनकी ज़रूरतें अलग अलग होती हैं, ठीक है। एक गांव में रहने वाला इंसान शायद फूड पर उतना खर्चा नहीं करेगा क्योंकि वो उसे वहाँ पर इजीली अवेलेबल है, लेकिन वो सर्विसेज पर उतना ज़्यादा खर्चा करेगा क्योंकि वहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल्स गाँव में ईजिली उपलब्ध नहीं होते, अच्छे स्कूल गाँव में ईजिली उपलब्ध नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए हर ग्रुप की ज़रूरतें अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसलिए हम अलग अलग ग्रुप्स के लिए सीपीआई अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि कौन सा प्राइस इंडेक्स, कौन सा सीपीआई कौन मेजर करता है, यानी कि कौन उसको ट्रैक करता है, कौन मेजर करता है और उसको किस किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी हम बताएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहला है हमारे पास सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, यानी कि जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं जो लोग इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं, उनके लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। उनके लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन कैलकुलेट करता है? लेबर ब्यूरो कैलकुलेट करता है। और ये किस चीज के लिए यूज होता है? डीए कैलकुलेट करने के लिए। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का अगर हमें डीए कैलकुलेट करना है तो हम कौन सा इंडेक्स यूज करते हैं, तो हम वहां पर यूज करते हैं सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। आपके ऑप्शंस होंगे सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, अगर सपोज कीजिए ये क्वेश्चन आता है तो हमारे ऑप्शंस होंगे सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर, सीपीआई फॉर रूरल लेबर, अर्बन सीपीआई, रूरल सीपीआई, कंबाइंड सीपीआई। हम कौन सा सीपीआई यूज करते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर होगा इंडस्ट्रियल वर्कर। सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर किसके लिए यूज होता है? डीए कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर, ठीक है, इसको भी लेबर ब्यूरो कैलकुलेट करता है। और इसका इस्तेमाल किस चीज के लिए होता है? दिस इज यूज्ड टू फिक्स मिनिमम वेजेस फॉर एग्रीकल्चर वर्कर्स, यानी कि जो खेतों में जो काम करते हैं, खेतीहर जो मजदूर हैं, उनके लिए मिनिमम वेजेस क्या होनी चाहिए, उनको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स, ठीक है। सीपीआई फॉर रूरल लेबरर्स, इसके लिए ये भी लेबर ब्यूरो कैलकुलेट करता है और इसका इस्तेमाल भी किसके लिए किया जाता है? मिनिमम वेजेस फॉर रूरल लेबरर्स, ठीक है। यानी कि जो गांव में जो मजदूर होते हैं, गांव में जो मजदूरी करते हैं, उन लोगों के लिए सीपीआई फॉर रूरल लेबरर्स। तो ये तीनों हमारे पास जो थे, ये अलग अलग स्पेसिफिक ग्रुप्स के उनके काम के आधार पर, यानी कि वो काम क्या करते हैं उस चीज के ऊपर डिपेंड करते हुए हमने 3 सीपीआई कैलकुलेट किए। और जो काम के आधार पर जो सीपीआई कैलकुलेट होते हैं, उनको कौन कैलकुलेट करता है? देखिए, तीनों को लेबर ब्यूरो कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिए कि जब हम सीपीआई किसी के काम के आधार पर, यानी कि किसी स्पेसिफिक ग्रुप के काम के आधार पर जब हम सीपीआई कैलकुलेट करते हैं, तो उसको कैलकुलेट करने का काम किसका होता है? लेबर ब्यूरो का, ठीक है। अब हमारे पास 3 सीपीआई और हैं जो कि हैं रूरल, अर्बन और कंबाइंड, यानी ऑल इंडिया, ठीक है। तो पूरे देश का सीपीआई फॉर रूरल, यानी कि गांव में रहने वाले लोगों के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, इसको कौन कैलकुलेट करता है? एनएसओ मोस्पी। एनएसओ क्या है? एनएसओ हमारे पास है नेशनल, याद रखिएगा ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, और ये किसके अंडर काम करता है? मोस्पी। मोस्पी की फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। तो एनएसओ जो कि मोस्पी के अंडर में एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक अटैच्ड ऑफिस है, उसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर में आता है। ये हमारा जो गांव का यानी कि गांव का जो सीपीआई है ऑल इंडिया, वो कैलकुलेट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो अर्बन सीपीआई है, यानी कि शहरों के लिए जो सीपीआई कैलकुलेट करता है, वो भी एनएसओ मोस्पी ही कैलकुलेट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा कंबाइंड सीपीआई होता है, जो कि शहरों और गांव दोनों के लिए कैलकुलेट किया जाता है, और इसको भी एनएसओ ही कैलकुलेट करता है। और ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सीपीआई है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें या फिर पॉलिसी पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, तो सबसे इंपॉर्टेंट हम इसको मानते हैं, सीपीआई ऑल इंडिया फॉर कंबाइंड, यानी कि रूरल और अर्बन दोनों के लिए कंबाइंड। इसको हम इंपॉर्टेंट क्यों मानते हैं? क्योंकि जो हमारा इन्फ्लेशन टारगेटिंग होता है, देखिए हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि जो इन्फ्लेशन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए काम करता है, ठीक है। अब वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करेगा तो उसे उस इन्फ्लेशन को ट्रैक भी करना पड़ेगा। तो वो इन्फ्लेशन ट्रैक करने के लिए इन सारे मेजर्स में से कोई भी चूज कर सकता है, लेकिन कौन सा वाला चूज किया है उसने?
आरबीआई जो इन्फ्लेशन ट्रैक करता है वो सीपीआई फॉर ऑल इंडिया कंबाइंड को लेकर इसको ट्रैक करता है, और इसको कैलकुलेट कौन करता है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन होते हैं और इन्फ्लेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, वो हम देखते हैं। ठीक है, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन से कभी भी आपको कोई फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो वो मोस्ट प्रोबेबली यहीं से आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन को हम बोलते हैं अपस्फीति। इन्फ्लेशन को हम क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति, और इसको हम बोलते हैं अपस्फीति। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द कॉन्ट्रैक्शन इन एन इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि जब इकोनॉमी का साइज घटता है, तो वहां पर इन टर्म्स ऑफ द प्राइसेस लेवल इट डिक्रीजेस द जनरल प्राइस लेवल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जब वस्तुओं की कीमतें गिर जाती हैं। ठीक है, सपोज कीजिए आज टमाटर की कीमत 500 रुपये 200 रुपये चल रही थी अभी थोड़े टाइम पहले, अभी टमाटर की कीमतें 80 रुपये तक आ चुकी हैं। ठीक है, तो जब 80 रुपये तक टमाटर की कीमतें आ गई, तो टमाटर की कीमतों में क्या हुआ? बढ़ा या घटा? कीमतें घट गई, यानी कि उसमें इन्फ्लेशन का उल्टा होता है। ये इन्फ्लेशन क्या होता है? कीमतों का बढ़ना। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? कीमतों का घटना। ठीक है, सिंपल सी बात यही है। डिसइन्फ्लेशन, देखिए अब लोग जनरली डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये दोनों अलग अलग टर्म्स है। डिफ्लेशन क्या होता है? इट रेफर्स टू अ स्लो डाउन इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी, यानी कि यहां तो इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, इकोनॉमी का साइज घट रहा है, यानी कि कल अगर इकोनॉमी में 2 मोबाइल फोन प्रोड्यूस हुए थे, तो आज उस इकोनॉमी में सिर्फ एक ही मोबाइल फोन प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, घट गया उसका साइज। कल साइज कितना था? 2 मोबाइल फोन, आज साइज कितना है? सिर्फ 1 मोबाइल फोन। ठीक है, लेकिन डिसइन्फ्लेशन क्या होता है? डिसइन्फ्लेशन होता है कि इकोनॉमी का साइज घटा नहीं है, लेकिन उसका जो साइज बढ़ने की गति है, सोचिए परसों 1 फोन बना, कल 2 बने और आज 3 बने। ठीक है, ये एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक है, परसों हमारे पास 1 मोबाइल फोन बना, आज 2 बने, और कल 2 बने, और आज हमारे पास 3 मोबाइल फोन बने। ठीक है, अब यहां से यहां तक हम देखें तो ग्रोथ कितनी है? 100% ग्रोथ है, यानी कि डबल हो गया है डायरेक्ट। ठीक है, और यहां से यहां तक अगर हम देखें तो ग्रोथ कितनी है? 50%। ठीक है, यानी कि जो साइज है, ग्रोथ का साइज है, ग्रोथ तो हो रही है, यहां से यहां तक भी बढ़ा है, यहां से यहां तक भी बढ़ा ही है, घटा नहीं है कुछ भी। लेकिन जब हम यहां से यहां तक आए तो ग्रोथ थी 100%, और यहां से यहां तक आए तो ग्रोथ थी 50%, यानी कि जो ग्रोथ है वो घट गई है। स्पीड ऑफ ग्रोथ, किस स्पीड से ग्रो कर रहा है। अगर यहां पर हमारे पास सपोज कीजिए 4 मोबाइल बन रहे होते, अगर 4 मोबाइल बन रहे होते तो ये ग्रोथ 100% होती है ना, और जब ये ग्रोथ 100% होती तो वो नॉर्मल सिचुएशन होती। लेकिन जब ये ग्रोथ 100% ना होके 50% ही रह गई है, इसको हम बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन, यानी कि जो ग्रोथ की स्पीड है, कीमतें बढ़ने की जो स्पीड है वो कम हो गई है। कीमतें घटी नहीं है, लेकिन जिस स्पीड से कीमतें बढ़ रही हैं वो कम हो गई है, इसको हम बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, फिर हमारे पास है स्टैगफ्लेशन। अब स्टैगफ्लेशन क्या होता है? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन ऑफ एन इंक्रीज इन इन्फ्लेशन विद हाई अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, हमने देखा था फिलिप्स कर्व। ठीक है, फिलिप्स कर्व क्या होता है? फिलिप्स कर्व जो हमने देखा था वो ये बताता है कि भाई जब किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है। ऐसा कुछ ग्राफ बना था, यहां पर हमने देखा था इन्फ्लेशन और यहां पर हमने देखा था अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है। ठीक है, ठीक है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है अनएम्प्लॉयमेंट कम होता रहता है। ठीक है, ये हमने फिलिप्स कर्व देखा था। अब फिलिप्स कर्व के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन हो जाए किसी इकोनॉमी में जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई है और इन्फ्लेशन भी हाई है, यानी कि इन्फ्लेशन भी हाई है और अनएम्प्लॉयमेंट लो होने की बजाय ये भी हाई ही चल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब फिलिप्स कर्व फेल हो गया, और जब फिलिप्स कर्व फेल हो गया तो इसका मतलब अब गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए? गवर्नमेंट करे तो करे क्या? अगर इन्फ्लेशन को बढ़ने दे
अनएम्प्लॉयमेंट घटाने के लिए हमने देखा इन्फ्लेशन बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट घट जाता है, ठीक है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट घटाने के इरादे से अगर गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को बढ़ने दे तो कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी कि लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, लोग बाजार से गेहूं नहीं खरीद पाएंगे, खाना नहीं खा पाएंगे, ठीक है। और वहीं अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे तो अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं, यानी कि और ज्यादा लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और ज्यादा लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो सेम प्रॉब्लम, ठीक है। अब जब स्टैगफ्लेशन वाली सिचुएशन होती है, ये बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन होती है। इसमें दिक्कत ये होती है कि भाई यहां पर गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर पाती, जो भी रेगुलेटर होता है वो डिसाइड नहीं कर पाता कि उसे करना क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करे या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे, ठीक है। अब ये कब होता है, जब इकोनॉमिक ग्रोथ किसी कंट्री की बहुत स्लो होती है, ठीक है। अगला मिसलेनियस टर्म्स हमारे पास है रिफ्लेशन। रिफ्लेशन क्या होता है, जब जो गवर्नमेंट होती है इसको जो अपनी एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी जब यूज करती है, एक्सपांशनरी मतलब जब वो अपना खर्चा बढ़ाती है, यानी कि गवर्नमेंट ज्यादा पैसे खर्च करती है और लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा छोड़ती है। एक्सपांशनरी किस टेंस में, एक्सपैंड करने का मतलब क्या होता है, बढ़ना, है ना, फैलना। तो जब कोई चीज एक्सपैंड होती है तो एक्सपैंड होने का मतलब हमारे पास क्या होता है कि उसका साइज बढ़ रहा है, और साइज बढ़ाने के लिए ठीक है। तो एक्सपेंशनरी मतलब साइज बढ़ रहा है इकोनॉमी का, ठीक है। तो इकोनॉमी का साइज बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लोगों के हाथ में पैसा छोड़ना पड़ेगा, यानी कि जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तब इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा। कैसे, लोगों के पास ज्यादा पैसा है तो वो ज्यादा चीजें खरीदने मार्केट में जाएंगे, जब लोग ज्यादा चीजें खरीदने मार्केट में जाएंगे तो जो प्रोड्यूसर है वो भी अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा, क्योंकि ज्यादा लोग उसका सामान खरीदने जा रहे हैं तो वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, तो जब वो सामान ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो हमारी इकोनॉमी का साइज ग्रो करेगा। इसी को हम बोलते हैं जीडीपी ग्रोथ। तो जीडीपी को जब हम ग्रोथ वाली ट्रेजेक्टरी पर ले जाने के लिए सरकार जब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज करती है, सॉरी फिस्कल पॉलिसी यूज करती है, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेशन, ठीक है। कि गवर्नमेंट अपनी मनी सप्लाई को बढ़ाती है, टैक्स कम करती है और अपने खुद के खर्चे बढ़ा देती है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है ओपन इन्फ्लेशन, यानी कि जो ओपन मार्केट की वजह से जो इन्फ्लेशन आता है, ठीक है। इट रेफर्स टू द राइज इन प्राइसेस इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्री मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। क्योंकि अगर कंट्रोल्ड मार्केट है, फ्री मार्केट नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है कि वहां पर जो प्राइसेस हैं वो भी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, सप्लाई और डिमांड दोनों चीजें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और जनरली प्राइस भी गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है एक सोशलिस्ट इकोनॉमी में। सोशलिस्ट इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है उसमें जब डिमांड बढ़ जाए, हमने देखा था डिमांड पुल इन्फ्लेशन पिछली क्लास में, तो जो फ्री मार्केट इकोनॉमी में जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है उसी को हम ओपन इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो अगर ये टर्म आपसे एग्जाम में पूछी जाए तो इसका मतलब क्या होता है, एक फ्री मार्केट इकोनॉमी में जब डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है तो उसको हम ओपन इन्फ्लेशन बोलते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है ये आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास जाकर देखिए, आपको पता चलेगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है। बहुत अच्छे से उसमें बहुत टाइम लेकर इस चीज को हमने समझा है, ठीक है। अब हमारे पास है हेडलाइन इन्फ्लेशन। अब हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है। हेडलाइन इन्फ्लेशन हमारे पास वो इन्फ्लेशन होता है जिसमें इट रेफर्स टू द इन्फ्लेशन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड इन एन इकोनॉमी। यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, ऑल, इस वर्ड पर ध्यान रखना। ऑल का मतलब क्या होता है कि सभी वस्तुएं, ठीक है। अब हम इसके बाद एक अगला पॉइंट और पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन, ठीक है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है जब हम सभी गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, सभी तरह की वस्तुएं और सेवाओं को कंसीडर करके जब हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है। इसको सीपीआई के थ्रू, जो सीपीआई जो मेजर करता है, यानी कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमने अभी तक देखे, सीपीआई जितने 6 तरह के सीपीआई देखे और उससे पहले सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में डिफरेंस देखा, तो वो जो सीपीआई था वो किस चीज को मेजर करता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन को मेजर करता है। यानी कि सीपीआई जो इन्फ्लेशन मेजर करता है वो कौन सा इन्फ्लेशन होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। इट टेक्स इनटू अकाउंट अ रिप्रेजेंटेटिव बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि एक रिप्रेजेंटेटिव बास्केट होती है जिसमें हम वो सभी गुड्स एंड सर्विसेज रखते हैं जो एक जनरली एक फैमिली के सर्वाइवल के लिए जरूरत होती है, ठीक है। और उनके प्राइसेस को हम ट्रैक और मेजर करते हैं, तो उससे हम क्या मेजर करते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन। सीपीआई की हेल्प से हम क्या मेजर करते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन, याद रखिएगा, ठीक है।
फिर उसके बाद हमारे पास है कोर इन्फ्लेशन। अब कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? कोर इन्फ्लेशन वो होता है जिसमें हम नॉन फूड और नॉन एनर्जी इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, यानी कि सिर्फ वो हम इसमें पिछले वाले में हमने देखा कि एक बास्केट ऑफ गुड्स रखते हैं हम, ठीक है। तो कोर इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए हम जो बास्केट ऑफ गुड्स यूज करते हैं उस बास्केट में हम क्या क्या नहीं रखते हैं? फूड नहीं रखते हैं और एनर्जी नहीं रखते हैं। यानी कि फूड और एनर्जी को निकालकर बाकी चीजें जो एक हाउस होल्ड को चाहिए होती हैं, साबुन, शैम्पू, कोल्ड ड्रिंक, रू अफ़ज़ा, जो भी वट एवर जो भी सर्विसेज, जो भी गुड्स, सिर्फ फूड और एनर्जी को छोड़कर जो भी एक हाउस होल्ड सर्विसेज यूज करता है उसके प्राइसेस को ट्रैक अगर हम करते हैं तो उसको हम कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब कोर और हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या डिफरेंस होता है बताइए, कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से याद रहेगा। एक बार ये चीज याद होगी फिर कभी नहीं भूलोगे। इसमें बस इतना डिफरेंस है कि जब हम कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में हम फूड और एनर्जी के प्राइसेस को भी इंक्लूड करते हैं, यानी कि वहां पर हम जिस जिस चीज के प्राइस को ट्रैक करते हैं उन चीजों में फूड और एनर्जी यानी कि खाना और एनर्जी यानी कि केरोसिन तेल हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, बिजली हुई, इन चीजों के प्राइसेस को भी हम ट्रैक करते हैं। लेकिन कोर इन्फ्लेशन में हम खाना और एनर्जी यानी कि तेल का जो मतलब तेल की कीमतें जो बढ़ रही हैं और जो बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं उनको हम कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है बोटल नेक इन्फ्लेशन। हमने पिछली स्लाइड में देखा ओपन इन्फ्लेशन, ठीक है। ओपन इन्फ्लेशन क्या था? फ्री मार्केट इकोनॉमी में जब डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं क्या? ओपन इन्फ्लेशन, ठीक है। अब बोटल इन्फ्लेशन जो है, बोटल नेक इन्फ्लेशन जो है, बोटल नेक इन्फ्लेशन क्या होता है? हमने पिछली क्लास में डिमांड पुल इन्फ्लेशन के साथ साथ एक और चीज पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? देखिएगा, उससे जो अगला ही पॉइंट जो हमने पढ़ा है वो हमने जब पढ़ा था तो उसमें हमने कहा था कि जो प्राइसेस जब इन्फ्लेशन जब सप्लाई साइड में प्रॉब्लम आने की वजह से बढ़ता है, ठीक है, तो उसको हम बोटल नेक इन्फ्लेशन बोलते हैं। यानी कि ओपन मार्केट में जब इन्फ्लेशन सप्लाई साइड वाली प्रॉब्लम्स की वजह से बढ़ता है, यानी कि डिमांड तो उतनी ही है, वस्तुओं की डिमांड में कोई चेंज नहीं आया है, डिमांड उतनी ही है, लेकिन सप्लाई कम हो गई है किसी वजह से, किसी भी रीजन से, यानी कि सप्लाई जो है वो डिमांड को मैच नहीं कर पा रही है, तो ऐसी सिचुएशन में भी प्राइस बढ़ेगा। हमने पिछली क्लास में देखा था। तो उस इन्फ्लेशन को हम क्या बोलते हैं? बोटल नेक इन्फ्लेशन, ठीक है। अब इन्फ्लेशन को मैनेज कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन को मेजर करने की जिम्मेदारी मेनली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टर है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसका रोल होता है वो होता है आरबीआई। आरबीआई का मेन काम ही इन्फ्लेशन को मेजर करना होता है, ठीक है। अब आरबीआई कैसे कैसे इन सबको मेजर करता है? तो सबसे पहले हमारे पास होता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर में हम सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, एमएसएफ, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। इनको हम अगली क्लास में, मॉनेटरी पॉलिसी की क्लास होने वाली है अगली, और जिसमें हम आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी को बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपके हर एग्जाम में इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई, इनसे क्वेश्चन 101% आएगा। 101% एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी कि रिजर्व बैंक जब गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को मार्केट में बेचता है। अब रिजर्व बैंक ने क्योंकि सिक्योरिटीज मार्केट में बेची तो मार्केट में से पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आ गया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसे ही तो इन्फ्लेशन को मैनेज करता है कि मनी सप्लाई को कम करके। अब उसने पैसा मार्केट में से निकाल लिया तो मनी सप्लाई कम होगी, इसको हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। फिर उसके बाद होते हैं मोरल सुएशन। मोरल सुएशन यानी कि वो करता कुछ नहीं है, लेकिन रिजर्व बैंक का गवर्नर जैसे किसी बैंक वाले को जाके बोले कि भाई यार इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अपने जो क्या बोलते हैं अपने वो ब्याज दर बढ़ा दो, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं मोरल सुएशन, यानी कि वो करता कुछ नहीं है, मोरली बस उसको जाके परसुएड करता है, उसको मनाता है, उसको बोलता है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा कर लो, ठीक है। उसके बाद एक इसके पास टूल होता है क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल यानी कि रिजर्व बैंक ये बोल सकता है कि भाई अब हम क्रेडिट किसी स्पेसिफिक सेक्टर को देंगे। यानी कि आपने पीएसएल पढ़ा होगा, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करके एक चीज होती है, नहीं पढ़ा हो तो आज जाके देखना पीएसएल क्या होती है। पीएसएल होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, और इसमें क्या करता है, इसमें रिजर्व बैंक बोलता है कि भाई आप जितने लोन दे रहे हो ना उस लोन का कुछ परसेंट आपको एग्रीकल्चर को कंपलसरीली देना होगा, कुछ परसेंट एजुकेशन और हेल्थ केयर को कंपलसरीली देना होगा। इसको हम बोलते हैं क्रेडिट कंट्रोल, यानी कि हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो ब्याज जा रहा है वो जा कहाँ रहा है, क्रेडिट मिल किसको रहा है, लोन मिल किसको रहा है, ये डिसाइड कर सकते हैं। तो इन सब तरीकों से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन मैनेज करने की कोशिश करते हैं। फिर जो दूसरा इंपॉर्टेंट एक्टर है इन्फ्लेशन मैनेज करने का, जो इंपॉर्टेंट काम है दूसरा होता है गवर्नमेंट का, यानी कि गवर्नमेंट और आरबीआई मिलकर इन्फ्लेशन मैनेज करते हैं।
ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आरबीआई का होता है डे टू डे, यानी कि भाई रेगुलरली, जैसे महीने में कितने प्राइसेस बढ़े, 2 महीने में कितने बढ़े, शॉर्ट टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए जो इन्फ्लेशन मैनेज करता है वो आरबीआई करता है, और लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लिए इन्फ्लेशन और ग्रोथ को मेजर और मैनेज करने का काम किसका होता है? गवर्नमेंट का। ठीक है, अब गवर्नमेंट जो पॉलिसी यूज करती है उसको हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। आरबीआई वाले में हमने क्या देखा था? मॉनेटरी पॉलिसी, और यहाँ पर हमने क्या देखा? फिस्कल पॉलिसी। तो अगर आपसे मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के बीच में डिफरेंस पूछा जाए तो क्या क्या बताओगे आप? कि जो फिस्कल पॉलिसी है वो ग्रोथ को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट यूज करती है, और जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आरबीआई यूज करता है। ठीक है, मतलब आरबीआई जो जो चीजें करता है, आरबीआई जो जो पॉलिसी बनाता है उसको हम मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, और गवर्नमेंट जो जो चीजें और जो जो मेजर्स यूज करती है, जो जो मेथड्स यूज करती है उसको हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी के एस्पेक्ट्स क्या क्या है? टैक्सेशन, पब्लिक फाइनेंसेस, यानी कि जो टैक्सेस गवर्नमेंट लगाती है, टैक्सेस घटाती बढ़ाती रहती है। पब्लिक फाइनेंसेस, यानी कि सरकार का जो फाइनेंस है वो कैसे चल रहा है। पब्लिक एक्सपेंडिंग, सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है। फिस्कल डेफिसिट, कितना राजकोषीय घाटा है। तो ये जो सारे मेजर्स हैं, ये जो सारी चीजें हैं, इनको हम फिस्कल पॉलिसी के अंडर में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर एक्सपोर्ट बैन्स, जैसे कि चावल की कीमतें बढ़ गई, इंडिया में चावल के प्राइसेस बढ़ने के रिस्क था, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया? राइस के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। ठीक है, उसके बाद एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, इसमें सरकार चेंज करती रहती है। जैसे कोविड के टाइम पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसको एसेंशियल कमोडिटीज़ में डाल दिया था। एसेंशियल कमोडिटीज़ में डालने के बाद उनके प्राइसेस गवर्नमेंट कंट्रोल करने लग जाती है। ठीक है, फिर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स बाय एफसीआई, यानी कि एफसीआई के गोदामों में, सरकार के अंडर में एफसीआई एक संस्था है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं इसको? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई। एफसीआई का क्या काम होता है? ये फूड ग्रेन्स को स्टोर करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, तो जब ये फूड ग्रेन्स को स्टोर करके गवर्नमेंट इनको, जब जैसे कि मार्केट में या किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ने लगी तो एफसीआई के थ्रू गवर्नमेंट उसको मार्केट में बेचने लग जाती है। अभी भी जैसे जब टमाटर के दाम बढ़ गए थे तो गवर्नमेंट ने एफसीआई के थ्रू जो जितने भी मंडीज़ हैं उनमें सब्सिडाइज रेट पर टमाटर बेचा था, इसीलिए टमाटर की कीमतें नीचे आई हैं। ठीक है, ये सब हमने देख लिया है। अब अगली क्लास में हम देखेंगे आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी। अगली क्लास आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जिसमें हम आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में देखेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक स्वस्थ रहें, चैनल देखते रहें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।